Hello everyone, in this lecture you will learn about how we can derive an expression for a given formula for a relation using dimensional analysis. यानी डायमेंशंस को यूज लेके हम किस तरह से किसी एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं. नो डाउट कुछ इसकी ड्रॉबैक्स भी होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, लेकिन एक हमें आइडिया मिल जाता है कि वो एक्सप्रेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या रिलेशंस रखता है किस किस पावर के साथ. तो यहाँ मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ में लूंगा. तो एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास में जनरली जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? पहला फैक्टर जो है यहाँ पर वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. दूसरा फैक्टर हम यहाँ लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी कह सकते हैं. एंड थर्ड वन इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो इन तीन फैक्टर पर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की डिपेंड करती है. तो कैसे हम इसके एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज लेके, वो हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सीखेंगे. ओके, तो एक बार मैं क्वेश्चन वापस से रीड कर देता हूं. द फ्रीक्वेंसी एफ of the vibrations of a stressed string depends upon, first one is its length, second one is its mass per unit length जिसको मैं mu symbol से डिनोट कर रहा हूँ, and the third one is the tension in the string जिसको हम T symbol से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. then obtain dimensionally an expression of the frequency. ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिलेशन यहाँ लिखेंगे कि जिस एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करना है या जिसके एक्सप्रेशन को, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर अपने को कहा है, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल. इस तरह से इसको कुछ स्टेप्स हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के, तो कुछ स्टेप्स में हम यहाँ वर्क करेंगे. एंड द फर्स्ट स्टेप इज, जिसको हमें डिराइव करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है, वो हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू जिन जिन पर वो डिपेंड करती है और along with some powers. ओके, जो कि इंटीजर्स होंगे जिनको हम कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले डिपेंड करती है L पर, तो L टू द पावर A. सेकेंड इट डिपेंड्स ऑन द म्यू, देन म्यू टू द पावर B. एंड थर्ड इट डिपेंड्स ऑन द टेंशन T, तो इसको मैं T लिख देता हूँ. यहाँ भी मैं टेंशन T लिख लेता हूँ. ठीक है, टेंशन T पर ये डिपेंड करती है. सो T टू द पावर C. क्लियर? अब यहाँ ABC की जगह हम XYZ लेके भी इसको डिराइव कर सकते हैं. दे आर द कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करके फाइनली यहाँ पुट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल अपीयर. ओके, एंड लेट द कांस्टेंट इज K. So it is K L to the power A mu to the power B T to the power C, and let it is equation number 1. Okay, finally now we will find the value of ABC and substitute in this equation, okay, to get the required relation. So first of all we write here what are the dimensions of this length, frequency, mu and T. क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इन सबकी डायमेंशंस लिखने वाले हैं. तो डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको मैं कहूंगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेरियस टर्म्स आर द डायमेंशनल formula for various terms are, जो जो टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व है उन सभी का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या क्या होगा. देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिक. देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपको जस्ट उसका एक बेसिक रिलेशन याद होना चाहिए. जैसे अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड. ओके, अब नंबर ऑफ साइकिल में नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी जिसको हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो पर सेकेंड इसकी यूनिट है ना, तो पर सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T-1. ये हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे हम MLT की पावर्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखते हैं. सेकेंड बात करते हैं लेंथ की. तो लेंथ के लिए क्या होगा, लेंथ का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, ये मैं डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है, बट ये जो टर्म है जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में इक्वेशन के, दैट इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला, या इन शॉर्ट उसको डायमेंशंस भी बोल देते हैं. सो L के लिए क्या आ जाएगा, इट विल बी L1, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम. ओके, कैपिटल L कैपिटल T. थर्ड वन म्यू. अगर म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो देखो ये है मास पर यूनिट लेंथ.
जिसको लीनियर मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। तो मास अपॉन लेंथ यानी किलोग्राम अपॉन मीटर, ओके, किलोग्राम अपॉन मीटर। तो किलोग्राम अपॉन मीटर में देखो किलोग्राम के लिए तो m1 अपॉन मीटर है तो L-1, ओके, दिस इज किलोग्राम पर मीटर यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। एंड द लास्ट वन इज द टेंशन। टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, है ना, एक तरह का फोर्स होता है जो स्ट्रेस्ड स्प्रिंग में रहता है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है m1L1T-2, ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट होती है जिसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। क्लियर? सो इट इज वेरी इजी। सो mLT-2, these are the dimensional formula for the various four terms involved in this relation. Now we substitute this dimensional formula, or we write this equation 1 using these dimensional formula. So equation 1 using these formulae, okay, formula is the plural of the formula. In equation 1, यानी इक्वेशन 1 को हम डायमेंशनली लिखने जा रहे हैं। तो डायमेंशनली उसको कैसे लिखेंगे? इट इज t-1, ओके, t-1 इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। k इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो k डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। तो k की डायमेंशन 0 0 0 ही रहेगी, तो उसको नहीं लिखें तो भी चलेगा, इट इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो l क्या है यहाँ पर? इट इज L1 और इसकी पावर क्या आ गई? a। देन नेक्स्ट वन इज mu is what? It is ml-1 whole to the power b. Then t is what? It is tension, and tension is m। अब यहाँ ध्यान देना, ये t टेंशन है और ये t जो है वो टाइम है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि हमें क्या यूज ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करना है। सो दिस विल बी mLT-2 और c। So this is the expression of this equation using their dimensional formula। अब देखो पावर, जो पावर में पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक अगर हमारे पास में x टू दी पावर m एंड उसकी भी पावर n हो तो हम इसको x टू दी पावर mn लिखते हैं, ओके, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हम यहाँ ये यूज लेंगे, दूसरा एक फॉर्मूला और यूज लेंगे, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n अगर है तो इसको x टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है, इट विल बी x टू द पावर m प्लस n। सो दीज एक्सप्रेशन वी विल यूज हियर टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन या टू डिराइव दैट एक्सप्रेशन। तो इन दोनों को हम मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस हैं या ट्रिक्स हैं जो हम यूज लेंगे। कैसे यूज लेंगे? देखो e टू द पावर, अब इसको और करके क्या लिख सकते हैं? t टू द पावर -1 एज इट इज, एक l टू द पावर a, ये ब्रैकेट में आ गया, देन m टू द पावर b एंड l टू द पावर -b, ये होगा -1 और b मल्टीप्लाई होंगे, तो m टू द पावर n मल्टीप्लाई करना है तो -1 इंटू b विल बी -b, एंड द लास्ट वन will be, last term will be m to the power c, l to the power c, t to the power -2c। क्लियर? सो हमने क्या किया, केवल पावर में पावर जो थी उसको इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मूला को यूज लेके लिख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जाएंगे, क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम जो टोटल m की पावर है, टोटल l की पावर, टोटल t की पावर, वो लिखेंगे राइट हैंड साइड में। और यहाँ भी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में भी हम m की पावर अगर नहीं है तो कितनी ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। l की पावर नहीं है तो कितनी ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूं, ओके। सो और this expression will be, this expression can be written as m0 l0 t-1, ठीक है, m0 l0 t-1 for the left hand side। now right hand side, m की पावर देखो b and c, एक m यहाँ पर है और दूसरा m यहाँ पर है, तो b प्लस c हो जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज लेंगे तो दिस विल बी m टू द पावर b प्लस c। नाउ टोटल l की पावर अगर हम देखें
तो एल की पावर देखो यहाँ है माइनस बी, यहाँ है ए और यहाँ है सी, तीनों यूज लेनी है। तो ए माइनस बी प्लस सी, इट विल बी ए माइनस बी प्लस सी। तो एल टू द पावर ए माइनस बी प्लस सी, एंड फाइनली द टी टू द पावर इज ओनली माइनस टू सी। तो t की पावर कितनी है माइनस टू सी, तो t टू द पावर माइनस टू सी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज लेके लिखना था। नाउ जस्ट वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट और राइट हैंड साइड की करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव जो पावर्स है एमएलटी की, उनको हम इक्वेट करके थ्री इक्वेशंस बना सकते हैं। उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एबीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वी जस्ट राइट हियर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ homogeneity, principle of homogeneity, we can equate the respective powers। तो b plus c आ जाएगा 0, a minus b plus c will be 0, l की पावर यहाँ पर 0 है, तीनों का सम जो होगा वो ये 0 होगा, और t की पावर माइनस 2c एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1। तो सबसे पहले अब देखो जो इजीली सॉल्व होता है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस इक्वेशन से, है ना, इससे हम c कैलकुलेट कर सकते हैं ना, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, c कितना आ जाएगा, c विल बी इक्वल्स टू 1/2। एक वैल्यू हमें c की मिल गई। ये c की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, है ना, इक्वेशन इस b प्लस c वाले में, तो देयरफॉर b प्लस हाफ को हम 0 लिख सकते हैं, और यहां से देखो b क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस हाफ। तो b भी आ गया अपने पास। नाउ द थर्ड वन इज द c कैसे कैलकुलेट, सॉरी a कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो व्हाट विल बी द a, तो ऑल्सो a के लिए हम यहाँ इसको अभी तो एज इट इज रखते हैं, माइनस b यानी कि ये माइनस हाफ आएगा यहाँ पे, और प्लस सी यानी कि ये प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। और यहां से देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, हाफ प्लस हाफ विल बी 1, वो 1 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 1 बनेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a विल बी माइनस 1। सो दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन या थर्ड वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। तो a आ गया माइनस 1, b आ गया माइनस हाफ, c आ गया माइनस प्लस हाफ। पुट कर दो ये सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 यूजिंग a, b and c in equation 1 we can write f equals to, f क्या हो जाएगा, it is k। एक बार तो एज इट इज पुट करते हैं, फिर उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो l की पावर a यानी कि l की पावर माइनस 1, म्यू टू द पावर b यानी म्यू टू द पावर माइनस हाफ, और t टू द पावर c यानी t टू द पावर प्लस हाफ, तो t टू द पावर प्लस हाफ। ओके, एक बार तो एज इट इज पुट कर दिया। अब हम चाहे तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं और आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं। देखो जो माइनस पावर है उसको अपन डिनोमिनेटर में ले जाएं तो प्लस हो जाएगी। ओके, तो f क्या हो जाएगा, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k बाई एल, ओके, k बाई एल एंड म्यू t अपॉन म्यू, इन दोनों की होल पावर कितनी होगी, देखो हाफ, और हाफ को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ दिस t बाय। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना था, फाइंड करना था। सो दिस इज द स्टेप। सबसे पहले तो आप जिन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं उसको ऐसे प्रपोजलिटी में लिख दो, एबीसी पावर या एक्स वाई जेड पावर लगा के, प्रपोजलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लिख लो, सारी जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला लिख लो, और उन डायमेंशनल फार्मूला को उस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और फिर एमएलटी की पावर में पावर है उसको इस तरह से सॉल्व किया, फिर टोटल पावर्स हमने कैलकुलेट की, फिर होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के हमने पावर्स को कंपेयर किया, 3 इक्वेशंस मिली, और उन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली, और फाइनली इन तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू को हम इस वापस इक्वेशन 1 में पुट करके वो रिक्वायर्ड रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके ड्रॉबैक है कि यहाँ हम k को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में जब हम इसको यूज लेते हैं या अदर मेथड से डिराइव करते हैं तो k 1/2 आता है।
तो जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2L√T/m आता है। इफ यू नो देन यू कैन राइट, देन देयर इज नो नीड टू राइट द कांस्टेंट के। तो आप यहां तक भी इसको अगर करोगे देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो इन दिस वे अब कोई भी आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए दिया जा सकता है, बट आपको जरूरत क्या पड़ेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला की। ये कहां से आएंगे, ये आपको बेसिक जो फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए, तो उसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो और एसआई यूनिट से आगे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। तो फॉर एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व लाइक दिस। क्लियर? सो नोट डाउन दिस वन।